जी नमस्कार एवरीवन, मैं हूं नेहल डामोर। आप सभी का स्वागत है नेहल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि केवीएस पीआरटी की जो भी दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू भी है और कुछ नई क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ केवीएस ही नहीं, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे सामने पहला सवाल है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? तो जो चिपको आंदोलन जो हुआ था उसका संबंध उत्तराखंड से है, जो कि पहले यूपी का भाग था। इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है? पंजाब, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी, केरल, जिसने वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? सिंधु नदी, गंगा, चांगजियांग, ब्रह्मपुत्रा? तो यहाँ पे जो इन तीनों देशों से होकर जो नदी बहती है उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्रा। निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? इस सवाल में हमसे नहीं मांगा गया है। ऑप्शन है सहिमवृष्टि, कर्कापात, निरपेक्ष आर्द्रता या ऑप्शन डी वृष्टि। तो यहाँ पे जो है सहिमवृष्टि वो तो वर्षण का रूप ही कहलाएगा, कर्कापात है वो भी वर्षण का रूप ही कहलाएगा, वृष्टि वो भी वर्षण का रूप है। तो यहाँ पे जो एक ही सवाल है जो कि वर्षण का रूप नहीं है, और यही हमारा सही जवाब बन जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे नहीं मांगा गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? 70%, 72%, 78% या ऑप्शन डी 82%? तो यहाँ पे जो वायुमंडल में हमें जो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है वो है 78%। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? सार्वजनिक संपत्ति संसाधन, निजी संपत्ति संसाधन, सरकारी संपत्ति संसाधन या ऑप्शन डी गैर सरकारी संस्थान संसाधन? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति संसाधन, जो कि यहाँ पे हमें सवाल में जब देखते हैं समुदाय की भूमि तो वहीं से पता चल रहा है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में की जाती है? पहाड़ी ढलानों पर, समतली मैदानी क्षेत्रों में, हिम नदी या पर्वत शिखर पर या ऑप्शन डी तटवर्ती भूमि पर? तो जो सीढ़ीदार खेती होती है वो तटवर्ती भूमि पर तो हो नहीं सकती, हिम नदी या पर्वत शिखर पर भी देखने को नहीं मिलती हमें खेती, समतल मैदानी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हमें जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी ढलानों है, वहाँ पे हमें ये सीढ़ीदार खेती देखने को मिलती है। ज़्यादातर पूर्वोत्तर जो राज्य है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है, और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे भी ये देखने को मिलती है हमें। पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है। जल का स्थानांतरण करने वाले हमें तत्व ढूंढने हैं, तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। वर्षण, जलवाह, पवन और तापमान। वर्षण, आर्द्रता, वाष्पीकरण और पवन। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवाह। वाष्पीकरण, वर्षण, पवन और तापमान। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वहाँ पर जल का स्थानांतरण नहीं हो सकता है, दूसरे में भी नहीं हो सकता है, पर यहाँ पे जो ऑप्शन सी है उसमें जो भी तत्व दिए गए हैं उन सभी में जल का स्थानांतरण हमें देखने को मिल सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित प्रक्रमों से हास्ट और ग्रेबेन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वलनन, भ्रंशन, ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन डी हिमानीकरण। तो यहाँ पे इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी, भ्रंशन, जिसके द्वारा हास्ट और ग्रेबेन बनाए जाते हैं। छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ जो मैदानी खेती करने वाले किसानों को
निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? जो कि छोटे भूखंड होते हैं यानी कि कम ज़मीन होती है, वहाँ पे साधारण औज़ारों के साथ जो ज़्यादा मेहनत लगती है वहाँ पे, तो ऐसे किसानों को हम किसानों की खेती को हम कौन से प्रकार की कृषि में विभाजित करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है आदिम जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्य कृषि, स्थानांतरित खेती। तो यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा इसका वो है ऑप्शन बी, गहन जीविका कृषि। निम्नलिखित संसाधनों में से किसे समपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? कोयला, पेट्रोलियम, वन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो कोयला है, पेट्रोलियम, वन, इन सभी को संपोषित रूप में यानी कि जितनी ज़रूरत है उतने प्रमाण में उपयोग करने की ज़रूरत है। तो हमें ऑप्शन डी जो है वो सही हमारा उत्तर बनेगा, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में पानी पाया जाता है? 50%, 60%, 71%, 90%। तो यहाँ पे हमें जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन सी, 71%, क्योंकि जो विश्व का जो 71% भाग है वो जल से ढका हुआ है और बाकी जो 29% है उसमें ज़मीन है यानी कि भूभाग है। अगला सवाल, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध, जो कि भगीरथी नदी पे बनाया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या फिर 4000 किलोमीटर। तो जो गंगा नदी की लंबाई है वो 2000 के ऊपर यानी कि 2500 किलोमीटर है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन कौन सा है? जल, वन, कोयला, पेट्रोलियम। तो ये प्रकृति में जो पाए जाने वाला महत्वपूर्ण अजैविक जो संसाधन है वो है जल, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तालाब, कुल्ह, बंदिश या ऑप्शन डी सुरंगम। जो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था है उसको कुल्ह नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, ए.के. बैनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई या ऑप्शन डी बाबा आमटे। तो यहाँ पे जो ये हमारा सवाल है उसका सही जवाब बनेगा वो है ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। और ये जो चिपको आंदोलन है वो पर्यावरण रक्षण के हेतु में किया हुआ आंदोलन है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 23 मार्च को, 20 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। तो यहाँ पे जो जल दिवस मनाया जाता है वो है 23 मार्च को, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यानी कि हमारे ऑप्शन में कौन सा ऐसा संसाधन है जो कि प्राकृतिक नहीं माना जाता? ऑप्शन ए वायु, बी मृदा, जल और जीवधारी। वायु जो है वो भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है और जल भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है। तो बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन बी डी इज द करेक्ट आंसर। 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? भूमि से, हवा से, जल से या कोयले से? तो यहाँ पे जो हमारा सीधा डायरेक्टली आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, जल से। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने केजी पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है? 200 केजी, 150 केजी, 100 केजी या 14 केजी? तो यहाँ पे जो एक बड़ा हाथी है वो एक दिन में तकरीबन 100 केजी के आसपास पत्ते या जो झाड़ियाँ होती है वो खा लेता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आरटीई अधिनियम 2009 क्या है? 7 से 14 साल के बच्चों के लिए मध्याह्न, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, जो कि नहीं हो सकता, और मध्याह्न भी नहीं हो सकता। अब 7 से 18 साल,
तो यहाँ पे ये ऑप्शन वैसे ही यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, जो कि हमारे सवाल का सही जवाब है, क्योंकि आरटीई अधिनियम 2009 कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? अप्रैल 1973, मई 1973, अप्रैल 1982, अप्रैल 1972। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था वो था अप्रैल 1973। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है इस सवाल का। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 27 क्षेत्र है, 27, वो आरक्षित किए गए थे। और फिर उसके बाद ही जब ये प्रोजेक्ट आया उसके बाद ही बंगाल जो टाइगर है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 24 जनवरी 1950, 27 दिसंबर 1911, 25 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे जो राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में जो कांग्रेस का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो उस वक्त ये गाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बनेगा, 27 दिसंबर 1911। और 24 जनवरी 1950 में इस राष्ट्रगान को अपनाया गया था। मोर को राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर कब अपनाया गया? 1967 में, 1963 में, 1972 में, 1950 में। मोर जो राष्ट्रीय पक्षी जिसे हम अभी कहते हैं उसको अपनाया गया था राष्ट्रीय पक्षी के तौर पे वो सन 1963 में। तो बी हमारा सही जवाब बनेगा, 1963। थिम्पू कौन से देश की राजधानी है? चीन, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी, भूटान, जो कि जिसकी राजधानी है थिम्पू। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल इत्र के लिए मशहूर है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, कन्नौज, गाजियाबाद या ऑप्शन डी मथुरा। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो सीधे सीधा बन जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज, जो कि इत्र के लिए मशहूर है। अगला सवाल, बिहार की कौन सी चित्रकला मशहूर है? वर्ली चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, पिठोरा चित्रकला या पीठ चित्रकला? तो बिहार की जो चित्रकला मशहूर है उसका नाम है मधुबनी चित्रकला। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वह कौन सा पक्षी है जो कभी घोंसला नहीं बनाता है? हमारे पास ऑप्शन है कलचिड़ी, कौवा, कोयल और बसंत गोरी। तो यहाँ पे एक ही ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, वो है कोयल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका? तो जो रेगिस्तानी ओक है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यही तक थे आज के इस सेशन के सवाल। तो अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन दोस्तों तक पहुंचाइएगा जिनको इस ऐसे वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।